हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए जो कि हमारा मेवात कैडर का है। उसके लिए करेंगे रोमांटिक, जो हमारा पीरियड चल रहा है, रोमांटिक एज चल रही है, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे रोमांटिक एज का सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड और साथ में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि रोमांटिक पीरियड की, रोमांटिक एज की जो करैक्टरिस्टिक्स है उनको आज हम डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द रोमांटिक पीरियड। अब रोमांटिक पीरियड है जो, इसका हम सामाजिक और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक होता है आर्थिक, आर्थिक में क्या होता है, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की एंड पूंजी जो हमारी कैपिटल्स होती है उसकी बात करते हैं, जब हम मनी की बात करते हैं तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि ये किस तरह की एज थी, यानी क्या कुछ यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चला हुआ था और क्या सोशल रिवोल्यूशन चला हुआ था, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो इसका बैकग्राउंड रहा है इस एज का, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जो यहाँ पर मेजर चेंजेस इन द फील्ड ऑफ। अब यहाँ पर जो मेजर चेंजेस आए थे, यानी कि जो मेजर चेंज थे, जो बदलाव थे इस रोमांटिक पीरियड में, वो क्या क्या आए थे बदलाव। तो ये मुख्य बदलाव थे जो किन किन फील्ड्स के थे, वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के फील्ड के। तो इसमें कौन कौन से चेंज आए थे, एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर में बदलाव आए, यानी कि एग्रीकल्चर में बदलाव कैसे आए। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चला हुआ था इस टाइम पर, रोमांटिक पीरियड के टाइम पे। फ्रेंच रिवोल्यूशन तो था ही, साथ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चला हुआ था, यानी कि औद्योगिक क्रांति चली हुई थी। उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, मशीनरी को, टेक्निकल जो नई नई मशीनरी होती है, मशीन्स होती हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था इस एज में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव हुए। ये किससे हुए, अब नई नई जो मशीन्स थी, नई नई चीज़ें आई, नए नए हथियार आए, जिनकी वजह से क्या हुआ था, कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। पर इसका जो अपोजिट, इसका जो इफेक्ट पड़ा था वो किन पर पड़ा था। अब देखिए एग्रीकल्चर हो चाहे माइनिंग, माइनिंग क्या होता है, जो खानें होती है, जैसे कि कोल माइनिंग होती है, कोयले की खान होती है, तेल की खान होती है, कुछ भी खान होती है जो, उनके बारे में है ये। और क्या है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जब हम हाथ से काम करते हैं, कारीगरी करते हैं, ये कारीगरों के बारे में होता है। मैन्युफैक्चरिंग है जो, यहाँ पर बदलाव हुए। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है यातायात के क्षेत्र में, जैसे कि वायुयान आया, स्टीम इंजन आए। रेलवे में क्या यूज होने लगा था, स्टीम इंजन का यूज होने लगा था। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव आए। टेक्नोलॉजी क्या होता है, तकनीकी रूप से बदलाव होने लगे, जैसे कि फ़ोन आते हैं, मोबाइल फ़ोन आते हैं, या टेलीविज़न होते हैं, और भी और नई नई चीज़ें होती है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की है, रेडियो, टेलीविज़न एट्सेट्रा। एंड इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी रिप्लेस्ड द। अब इन क्षेत्रों में बदलाव आए थे रोमांटिक एज के दौरान, इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और ये कब का समय था, जब 18th सेंचुरी तो चली हुई थी और इसका एंडिंग चल रही थी, यानी कि अंतिम दौर चल रहा था। 18th सेंचुरी का अंतिम दौर जब चल रहा था, तब क्या हुआ था, इन क्षेत्रों में बदलाव आने शुरू हुए थे। रिप्लेस्ड द मैनुअल लेबर्स। अब देखिए जब ये सब बदलाव आने लगे तो इन्होंने मैनुअल लेबर है जो, पहले मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता था, हाथ से किया जाता था, बुनाई होती थी, यानी कि वीविंग का काम होता था, जो वीविंग क्या होती है, कपड़ा बुनना। अब ये सारे काम कैसे होने लगे थे, मशीनरी के थ्रू होने लगे थे, जिससे जो मैनुअल लेबर्स थे, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले जो कारीगर थे, उनकी जगह किसने ले ली थी, मशीन्स ने ले ली थी, मशीनरी ने ले ली थी। एंड मैन्युफैक्चरिंग इनटू मशीन मैन्युफैक्चरिंग। अब जो देखिए यहाँ पर एक मुख्य जो बदलाव हुआ था वो क्या था, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, इनका स्थान इन्होंने ले लिया था, तो वो ले लिया था मशीन मैन्युफैक्चरिंग ने ले लिया था, यानी कि हाथ से काम होने वाला वो सारा मशीन से किया जाने लगा। अब क्या हुआ था, देखिए इस जो रिवोल्यूशन की बात करें, तो जो ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें, सोशल बैकग्राउंड की बात करें, तो इसमें क्या था, अगर इसके फर्स्ट फेज की बात करें, किसके फर्स्ट फेज की, जो हमारा ये रिवोल्यूशन आया था, क्रांति आई थी, किस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी उस क्षेत्र में जो क्रांति आई थी, उसका पहला फेज देखे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो देखिए 1750 से 1850 का जो टाइम है, अब देखिए जो हमारा
टाइम है ये 1798 का। कब का है ये? रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होने का है और ये चलता है हमारा 1837 तक चलता है, जैसे कि मैं इससे पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर इतना समय है जो, अब जो देखिए 1850 है, अब ये जो समय है इनके बीच का ही समय है ये। 1798 कब आता है? 1850 से पहले आता है और इसके बाद, तो ये समय चला हुआ था। तो ये था फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज है जो, फर्स्ट फेज भी आप कह सकते हो। तो ये फर्स्ट फेज है जो इसका, वो कब तक था? 1750 से लेकर 1850 तक का था। कोल एंड स्टीम इंजन वर द मेन ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ दिस एज। अब देखिए कोयला और स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या होता है? भाप से चलने वाले इंजन। तो देखिए कोयला और भाप से चलने वाले इंजन्स का यूज होने लगा था किसमें? रेलवे के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। एंड द मेन ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ दिस एज, अब ये स्टीम इंजन है और कोल है, ये क्या थे? मेन ड्राइविंग फोर्सेज थी, यानी कि जो खास जो यहाँ पर जो कार्य होने लगे थे इन्हीं के थ्रू होने लगे थे। इट लेड टू द सोशल अनरेस्ट अमंग द वर्किंग क्लास, और इसने क्या किया? वर्किंग क्लास में क्या ला दिया था? एक सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट क्या होता है? सोशल होता है सामाजिक और अनरेस्ट होता है बेचैनी, बेचैनी की अवस्था। यानी कि लोग थे जो, कौन से लोग थे ये? जो लेबर थे, जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उन सब ने क्या कर दिया था? उन सब ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके हाथ से अब कार्य जाने लगे थे। और सारा काम कौन करने लगा था? ये इंडस्ट्रियल एरिया आने की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से जो उद्योग थे उनमें जो मशीन्स थी वो सब काम करने लगी थी। तो ये पहला फेज था जिसमें क्या हुआ था? वर्कर्स ओपोजिट हो गए थे इन चीज़ों के। अब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है लुडाइट रायट्स। लुडाइट रायट्स क्या थे? ये देखिए 1811 और 12 में हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लुडाइट रायट्स। ये किस टाइम पर हुए थे? रोमांटिक एज के टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लुडाइट रायट्स क्या थे? लुडाइट वॉज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ये लुडाइट था जो, लुडाइट क्या था? वर्कर्स थे जो, उनका एक ग्रुप था, एक समूह था, वर्कर्स था, एक समूह था वर्कर्स का। हु डिसलाइक न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एज। अब जो ये इंडस्ट्रियल फेज आया था, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, इसमें जो नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा था, मशीन्स का यूज किया जाने लगा था, इसके विरोध में थे ये इसको नापसंद कर रहे थे जो लुडाइट ग्रुप के लोग थे। दिस ग्रुप गोट इट्स नेम बाय द नेम ऑफ बीबर नेड लड। अब क्या था? इस ग्रुप ने अपना नाम किससे पाया था? एक बीबर के नाम से। बीबर कौन था? बीबर होते हैं जो बुनकर होते हैं, जो बुनने का काम करते हैं। और देखिए बुनकर कौन था? जिसका नाम था नेड लड। तो इस लड से ही क्या बना? लुडाइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए बात करते हैं रोमांटिक मूवमेंट की। अब देखिए जो ये रोमांटिक मूवमेंट, यानी कि जो ये रोमांटिक आंदोलन चला था, ये क्रांति चली थी, इसकी बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमने क्या डिस्कस किया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किया था रिफॉर्म एक्ट को, 1832 में आया था रिफॉर्म एक्ट, उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। अभी इसी एज की, रोमांटिक एज की विशेषताएं थी। अब देखिए रोमांटिक मूवमेंट है जो, वो क्या था? यानी कि रोमांटिक मूवमेंट जो आंदोलन हुआ था वो क्या था, इसके बारे में देखते हैं अब। तो देखिए एन आर्टिस्ट लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। जो ये रोमांटिक मूवमेंट क्या था? तो देखिए इसमें रोमांटिक मूवमेंट में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या चीज़ें शामिल थी? तो इसमें देखिए आर्टिस्ट थे, यानी कि कलाकार थे जो पेंटिंग करते थे या फिर कुछ भी छापने का काम करते थे, तो ये सारे कलाकार कहे जाते हैं। तो इसमें कलाकार शामिल थे। लिटरेरी मूवमेंट भी था, क्योंकि इसमें साहित्य से संबंधित गतिविधियां हुई थी, नए वर्क लिखे गए थे। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी था, क्योंकि इसमें कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने व्यूज दिए थे। तो ये कैसा मूवमेंट था? अगर एग्जाम में आ जाए, आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ये। अब देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि जो आर्टिस्ट का ये कॉन्सेप्ट है, हु कैन प्रोड्यूस हिज ओन ओरिजिनल वर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस। अब आर्टिस्ट है जो, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो ये क्या था? ये तो देखिए आर्टिस्ट क्या था? आर्टिस्ट उनको कहा गया था जो क्या करते थे? वो क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे हिज ओन ओरिजिनल वर्क, जो अपने खुद के वास्तविक जो वर्क थे, वास्तविक उनका लेख थे, वास्तविक लेखन था उनका, उसको वो प्रस्तुत करते थे, उन्हें आर्टिस्ट कहा जाता है।
थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस। यानी कि क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस का मीनिंग क्या हुआ, यानी जो वो क्रिएट करते थे वो खालीपन से, यानी कि जब वो कुछ नया लिखते थे, नया कुछ बनाते थे, नया कुछ छापते थे, तब भी क्या करते थे, उनका खुद का माइंड होता था, वो अपने खुद के माइंड से यानी कि नया क्रिएट करके आते थे। और कहाँ से, नथिंगनेस से। नथिंगनेस क्या है, उनका खुद का माइंड है जो, वहाँ से वे क्या करते थे, इन चीज़ों को क्रिएट करते थे। यानी कि खुद के माइंड से उनका ओरिजिनल वर्क होता था, वही क्या होता था, आर्टिस्ट उन्हें कहा जाता था, जो खुद के ओरिजिनल वर्क लिखते थे, खुद की लैंग्वेज में लिखते थे, खुद के विचारों को पेश करते थे, वही रोमांटिक आर्टिस्ट कहे जाते थे। अब देखिए अ रिएक्शन टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये अब जो ये रोमांटिक मूवमेंट था, ये क्या था, एक रिएक्शन था, एक प्रतिक्रिया थी, किसके खिलाफ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, औद्योगिक क्रांति। यानी कि लोग क्या थे, जो ये रोमांटिक पोइट्स थे, रोमांटिक राइटर्स थे, ये क्या थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ओपोजिट थे। अब देखिए इसका रीजन क्या था कि वे ओपोजिट क्यों थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। क्योंकि देखिए जो ये रोमांटिक पोइट्स है, ये नेचर को पूजते थे, नेचर की वर्शिप करते थे और उसको पूजा करते थे। पर क्या हुआ, जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उद्योग आए, जिसके कारण नई नई फैक्ट्रीज स्थापित की गई, नई नई फैक्ट्रियाँ खोली गई थी, और क्या किया गया, उनकी वजह से जो ये पोल्यूशन फैलने लगा था। और दूसरी तरफ बात करें तो पेड़ों को काटा जाने लगा था। पर ये जो पोइट्स है, ये राइटर्स हैं, ये क्या करते थे, ये लोगों में ज़्यादा बिलीव करते थे। ये कहते थे कि लोगों को हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए, हर प्रकार की फ्रीडम दी जाए और उनको सब कुछ मिले। पर यहाँ पर क्या था, औद्योगिक क्रांति आने के कारण क्या हुआ, जो ये लोग थे, वर्कर्स थे, जो यहाँ पर वर्क करते थे, वर्कर्स, तो इनको क्या करना पड़ा, अपने वर्क से हाथ धोना पड़ा। सीनों ने क्या किया था, उनकी जगह ले ली थी। तो यही रीजन था कि इसके खिलाफ हुए कौन, रोमांटिक राइटर्स, किसके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज है तो ये डायरेक्ट अपोजिट्स है किनकी, नेचुरल थिंग्स की, नेचर के अपोजिट है। अब देखिए एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म एंड रेडिकलिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रोमांटिक मूवमेंट है जो किससे जुड़ा हुआ था, वो लिबरलिज्म और रेडिकलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है, जहाँ पर देखिए ये एक पॉलिटिकल बिलीफ होता है, एक राजनीतिक विश्वास है, एक दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिक्स में। क्या है ये पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को क्या किया जाए, सभी को फ्रीडम दी जाए अपने अकॉर्डिंग काम करने की, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाए और सभी को हर तरह की स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो अपनी इच्छा से काम कर सके। यानी कि उदारवाद होना चाहिए, उदारवादी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इस गवर्नमेंट के रूल को हम कहते हैं लिबरलिज्म। रेडिकलिज्म क्या होता है, जिसमें इंसान की खुद की थॉट को क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम रेडिकलिज्म, कि एक पर्सन की थॉट को वैल्यू दी जाए। तो यहाँ पर क्या था, रोमांटिक मूवमेंट है जो वो किससे जुड़ा हुआ था, लिबरलिज्म एंड रेडिकलिज्म से। उसके बाद है इसकी जो देखिए रूट है, यानी कि रोमांटिक मूवमेंट है, कहाँ से आया है ये, इसकी जो रूट की बात करें, इसकी जड़ कहाँ है, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ रोमांटिक मूवमेंट, तो ये जर्मन है। अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि फ्राइडरिच है जो, उन्होंने ये टर्म दी थी रोमांटिक, फ्राइडरिच ने रोमांटिक टर्म दी थी, और ये जर्मनी से ही रूटेड है, यानी कि जर्मनी से ये मूवमेंट निकल कर आया है, उन्हीं की फिलोसफी से। अब जर्मनी में क्या हुआ था, देखिए स्टर्म एंड ड्रैंग मूवमेंट। तो ये मूवमेंट हुआ था जिनसे रोमांटिक मूवमेंट निकल कर आया। अब देखिए स्टर्म एंड ड्रैग मूवमेंट है क्या, इसके बारे में बात करें तो ये क्या था, ये एक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट था। क्या था ये, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। कहाँ पर हुआ था, जो जर्मन है तो कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था ये मूवमेंट। कब हुआ था, इन द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी है जो, देखिए 18वीं शताब्दी का जब अंतिम दौर चल रहा था, तभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था और तभी ये स्टर्म एंड ड्रैग मूवमेंट आया था। इंपॉर्टेंट है ये, और ये कहाँ आया था, जर्मनी में। और देखिए ये कौन इससे इन्फ्लुएंस्ड था, यानी कि तो ये था, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पर्सन हैं, आपको पता है कौन है वो, जैन जैक्विज।
सभी जानते हैं इनको, जैन जैक्वेज रूसो। रूसो के नाम से ये वर्ल्ड फेमस है। इनका फुल नेम है जेन जैक्वेज रूसो। तो देखिए ये रूसो है जो ड्रैंग मूवमेंट, स्टर्म एंड ड्रैंग मूवमेंट था जो रूसो इनसे प्रभावित थे। एंड करेक्टराइज्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस अनरेस्ट। अब देखिए इमोशनल अनरेस्ट था जो, यानी कि लोगों की जो भावनाएं थी उनको क्या मिल रहा था, यहाँ पर उनके ऊपर ये प्रहार किया जा रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से। और ये रिजेक्शन था किसके खिलाफ, ये था न्यू क्लासिकल लिटरेरी टर्म्स के, यानी कि उनके जो नॉर्म्स बने हुए थे, उनके नियम बने हुए थे न्यू क्लासिकल एज के, तो उनके खिलाफ था ये मूवमेंट, स्टर्म एंड ड्रैंग मूवमेंट जो किया गया था। रूसो इससे प्रभावित हुए थे। यार सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक लगाकर चलिए, इसकी विशेषता या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ भी यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए रोमांटिक मूवमेंट फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंडिविजुअलिटी, यानी कि ये एक पर्सन को वैल्यू देते थे, एक व्यक्ति को वैल्यू देते थे, एक व्यक्ति के विचारों को वैल्यू देते थे ये, यानी कि एक व्यक्ति के जो इमोशंस हैं उनकी एक कदर किया करते थे, ना कि सभी लोगों के विचारों की। यानी कि ये ग्रुप को वैल्यू नहीं देते थे, एक इंडिविजुअल को वैल्यू देते थे। इंडिविजुअल क्या होता है, एक सिंगल पर्सन की भावनाओं को वैल्यू देते थे। उसके बाद देखिए, यानी कि जो कुछ एक व्यक्ति सोचता है करता है तो उसको ही ये वैल्यू देते थे। क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस इज द की टू रोमांटिसिज्म। अभी रोमांटिक मूवमेंट था, रोमांटिसिज्म था, इसका जो की पॉइंट क्या था, क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस, कि इसमें किसको वैल्यू दी गई थी, क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस, यानी कि जो माइंड है वो खाली होता है, उस खाली माइंड में ही क्या आता है, कुछ सेंसिटिविटी आती है, कुछ ऐसी चीजें आती है, इमोशंस आती है, और उन इमोशंस को ही पोइट्री के थ्रू इन्होंने व्यक्त किया था, एक्सप्रेस किया था इन राइटर्स ने। यानी कि खाली माइंड में ही क्या होगा, नई चीजें पनपती है और वो नई चीजें क्रिएट होती है। ये कहना था रोमांटिक एज का, कि खाली माइंड में ही कुछ नया बनता है, रचा जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है, थीम्स इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द पास्ट एंड द कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो थीम्स थे वो कौन से थे, क्रिटिसिज्म था पास्ट का, और कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी होता है इमोशनल थॉट्स, इमोशंस होते हैं जो हमारे, सेंसिबिलिटी, तो ये सेंसिबिलिटी को क्या देते थे, सेंसिबिलिटी के कल्ट को, कल्ट होता है एक पंथ, रास्ता, तो ये सेंसिबिलिटी के रास्ते को महत्व देते थे। कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस देन विद सोसाइटी, ये सोसाइटी को वैल्यू नहीं देते थे, वो एक अकेले व्यक्ति के कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना, यानी कि एक अकेले व्यक्ति के मन में जो कुछ आता है, उसके इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको प्रायोरिटी देते थे ये रोमांटिक पोइट्स, ना कि पूरी सोसाइटी की भावनाओं को। अब देखिए उसके बाद बिलीव्स इन नेचर, ये किस में बिलीव करते थे, जैसे कि से ही मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ये प्रकृति को वैल्यू देते थे, नेचर को सब कुछ मानते थे, उसको पूजते थे। फोकसेस ऑन द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ आर्टिस्ट, और किस पर फोकस करते थे वे, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की फीलिंग्स है जो उनके फ्री एक्सप्रेशन पर, यानी कि एक आर्टिस्ट है उसकी भावनाओं को क्या किया जाए, फ्री एक्सप्रेशन देने का मौका दिया जाए, यानी कि वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके लोगों के सामने। तो यही इनका कहना था रोमांटिक राइटर्स का, पोइट्स का। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल क्या है, एक बुक है जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, F.L. लुकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हैज अराउंड 11,396 डेफिनेशंस ऑफ रोमांटिसिज्म। जो ये बुक है इसमें रोमांटिसिज्म की, यानी कि रोमांटिक मूवमेंट से जुड़ी हुई लगभग 11,396 व्याख्याएं दी गई है, परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशंस दी गई है। रोमांटिक्स गेव इम्पोर्टेंस टू इमोशंस, पैशंस, इमेजिनेशन एंड नेचुरलनेस। तो ये किस किस को वैल्यू देते थे, जैसे कि आपको पता है ये भावनाओं को वैल्यू देते थे, और वो भी किसकी, एक इंडिविजुअल की, अकेले व्यक्ति की। पैशंस क्या होता है, एक पागलपन होता है, एक जुनून होता है किसी चीज के लिए। इमेजिनेशन को, कल्पना को महत्व देते थे, रादर देन
फैक्ट, फैक्ट की अपेक्षा किस पर विश्वास करते थे वो ज़्यादा, इमेजिनेशंस पर, कल्पनाओं पर। नेचुरलनेस यानी कि नेचर को वो पूछते थे। उसके बाद देखिए रोमांटिक्स गेव इम्पोर्टेंस टू, ये हो गया, देयर वर्क्स आर मोर सब्जेक्टिव एंड ऑफ पर्सनल नेचर। इनके जो वर्क्स थे, जो इन्होंने लेख लिखे, जो इनकी कविताएं थी, वो मोर सब्जेक्टिव, वो ज़्यादा सब्जेक्टिव थी, एंड ऑफ पर्सनल नेचर, और क्या थी वो पर्सनल नेचर की, यानी कि ये एक व्यक्ति से जुड़ी हुई होती थी, एक व्यक्ति के बारे में ही बात की जाती थी, एक व्यक्ति के ही इमोशंस, पैशंस, इमेजिनेशन और इन सभी चीज़ों की बात की जाती थी। पोइट्री एंड लिरिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। पोइट्री और लिरिक्स वर द डोमिनेंट जेनर्स ऑफ द एज। तो ये इसकी जेनर क्या होती है, शैली। जो मेन शैली थी रोमांटिक एज की वो क्या थी, पोइट्री ही लिखी थी ज़्यादातर राइटर्स ने यहाँ के। लिरिक्स, अब देखिए पोइट्री है, पोइट्री में क्या होता है, लिरिक ही तो होते हैं। एक सॉन्ग होता है, उसमें भी क्या होते हैं, लिरिक, और सॉन्ग का ही दूसरा नाम क्या है, पोएम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये दो यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एज की। दे रिसीव्ड द पब्लिक फॉर्मल एंड विटी वर्क्स ऑफ द प्रीवियस पोइट्स। इन्होंने क्या किया था, दे रिजेक्टेड, रिसीव नहीं किए, इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। अब देखिए ये इमेजिनेशन में रहना पसंद करते थे, ये नेचर को पूछते थे, इनके खुद की इमोशनल थॉट्स चलती रहती थी। तो ये देखिए जो पब्लिक के विचार थे उनको पसंद नहीं करते थे, वही पब्लिक या फिर सोसाइटी, यहाँ पर मैंने लिखा था पब्लिक या सोसाइटी, इनको वैल्यू नहीं देते थे। फॉर्मल और विटी वर्क्स, वाइटी या बिट्टी, जो भी आप इसे कहना चाहो, कि जो फॉर्मल और वाइटी वर्क्स है, बिट्टी वर्क्स है, यानी कि जो सोच समझ कर लिखे जाते थे उन चीज़ों को ये वैल्यू नहीं देते थे। ये कुछ भी सोच समझ कर नहीं लिखते थे, ये कल्पनाओं में जीने वाले लोग थे, रोमांटिक्स। अब देखिए उसके बाद मैनी रोमांटिक पोस्ट टर्न्ड टू पास्ट, पोस्ट नहीं है यहाँ पर, पोइट्स। मैनी रोमांटिक पोइट्स टर्न टू पास्ट और एन इनर ड्रीम वर्ल्ड। अब देखिए जिन्होंने टर्न किया पास्ट की तरफ, वो सिर्फ इनर वर्ल्ड की ही बात करते थे, यानी कि इनर ड्रीम वर्ल्ड। तो ड्रीम यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमेजिनेशन ही क्या है, ड्रीम है। जो सपनों में आता है वो सच नहीं होता, तो यही चीज़ें क्या है, कल्पना में ही आती है हमारी। तो जो ड्रीम है, इमेजिनेशन है, इमोशंस है, इन चीज़ों को वो वैल्यू देते थे। फॉर एग्जाम्पल कोलरिज कुबला खान, कोलरिज ने लिखा था, क्या लिखा था एस टी कोलरिज ने, कुबला खान इनका वर्क था, इनकी पोएम थी, जिसमें इन्होंने ड्रीम लैंड का वर्णन किया है, ड्रीम के बारे में बात की है। ड्रीम में ही वो सब कुछ करते हैं, सपने में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थॉमस लव पिकॉक, ये चीज़ आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। थॉमस लव पिकॉक है, इन्होंने क्या किया था, रोट इन ओपोजिशन टू रोमांटिसिज्म। इन्होंने देखिए ये रोमांटिक मूवमेंट के ये ओपोजिट थे, ये खिलाफ थे। जैसे रोमांटिक्स किन के खिलाफ थे, ये इससे पहले की एज थी जो उसके खिलाफ थे, क्योंकि उस एज में क्या किया जाता था, रीजन को, फैक्ट्स को महत्व दिया जाता था, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। रोमांटिक्स ने इमेजिनेशन को बढ़ावा दिया, इन्होंने इमेजिनेशन को, इमोशंस को, ड्रीम्स को, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। अब देखिए थॉमस लव पिकॉक था जो, ये इनके खिलाफ आ गया था, रोमांटिक पोइट्स के, और इन्होंने इनके ओपोजिशन में रोमांटिसिज्म के इस मूवमेंट के विरोध में क्या लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में ये, 4 एजेज ऑफ पोइट्री, ये इनकी बुक थी 4 एजेज ऑफ पोइट्री, जो कि 1820 में, 1820 में पब्लिश हुई थी, ये लिखी थी। किड्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, किड्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक एज। अब जो जोहन किड्स थे ये रोमांटिक एज से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुए थे, इससे प्रभावित नहीं हुए थे। अब देखिए आते ये किस एज में है, रोमांटिक एज में, सेकंड फेज के है, ये हमारे सेकंड जनरेशन के पोइट है रोमांटिक एज के, पर ये रोमांटिक एज से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुए थे। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है कि कौन से पोइट थे रोमांटिक एज के जो इससे प्रभावित नहीं हुए, इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुए, तो वो थे जॉन केट्स। उसके बाद देखिए द वर्ड रोमांटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रोमांस। अब ये फ्रेंच वर्ड है एक जिसका नाम है रोमांस, तो इसी वर्ड से क्या लिया गया है, रोमांटिक लिया गया है। लास्ट देखिए हमारा है यहाँ पर इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है हमारा, डिवीजन ऑफ रोमांटिक पीरियड। अब ये रोमांटिक पीरियड है, इसमें जो पोइट्स रहे, राइटर्स रहे, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। अब देखिए कैसे बांटा गया है, किसके अकॉर्डिंग, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स, पहली जनरेशन में जो शामिल थे वो कौन कौन से थे,
तो देखिए द फर्स्ट जनरेशन राइटिंग, पहले बात करते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन में शामिल क्यों किए गए थे। द फर्स्ट जनरेशन राइटिंग वर इंस्पायर्ड बाय द बैटल ऑफ बेस्टिल। जैसे कि मैंने बताया था, फ्रांस के पेरिस में क्या था, बेस्टिल क्या था, एक फोर्टेस था, एक किला था, किले का एक शहर था, जिसमें क्या किया जाता था, इस किले में बहुत से हथियार रखे गए थे लुइस 16 के, इस राजा के सेना द्वारा बहुत से हथियार रखे गए थे यहाँ पर, और इसको ही लूटा गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो इस युद्ध की बात आई थी जब बैटल ऑफ बेस्टिल, जब इस युद्ध के दौरान यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, जो बुक्स लिखने वाले हमारे जो राइटर्स रहे, पोइट्स रहे, उन्हें कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स। तो जो कि बैटल ऑफ बेस्टिल से पहले के पोइट रहे हैं, इस समय के पोइट रहे हैं, इसके कॉन्टेम्परेरी रहे हैं। कॉन्टेम्परेरी क्या होता है, समकालीन, यानी कि जब ये युद्ध चल रहा था, तो उस समय पर जिन्होंने अपने वर्क लिखे तो उन्हें फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स कहा जाता है। कौन से पोइट्स, रोमांटिक। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो इनमें 4 है हमारे, विलियम ब्लेक, कोलरिज यानी कि एच.टी. कोलरिज, साउदी था, और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये 4 पोइट्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स है, याद रखना है ये। सेकंड जनरेशन के जो पोइट्स हैं वो कौन से थे, दे रोट देयर वर्क्स आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। अब देखिए जब वॉर खत्म हो चुकी थी, यानी कि बैटल ऑफ बेस्टिल खत्म हो चुका था, फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो चुकी थी, उसके बाद में इन्होंने तो उस समय पर लिखे थे फर्स्ट जनरेशन वालों ने, सेकंड जनरेशन वालों ने इस युद्ध के बाद में अपने वर्क लिखे थे, जिनमें कौन कौन थे, बायरन, शेली एंड जोहन किट्स। तो तीनों इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए ये सेकंड जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। एक और इनकी बात की जाए तो ये क्या थे, तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के थे ये तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, यानी कि यहाँ से इन्होंने स्टडी की थी, पर जो ये राइटर्स हैं इनकी शिक्षा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में नहीं हुई थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।